कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र का यह प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का पूरा हल इसके नीचे है। पहले आप प्रश्न पत्र देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर ये विकल्प वाले प्रश्न हैं, इसका हल अभी नीचे मिलेगा, ये देख लीजिए। इन प्रश्नों को भी आप देखते जाइए धीरे धीरे। ये इस तरह से यहाँ पर 6 प्रश्न थे जो विकल्प में आए थे और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में भी 6 प्रश्न आए थे, रिक्त स्थानों को देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सत्य असत्य है, इसमें 5 प्रश्न आए थे और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये जोड़ी मिलाने के लिए 6 प्रश्न आए थे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो यहाँ पर ये जो है 5 प्रश्न आए थे। इन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 से ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं, आप वीडियो रोकिए और इन प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए ये, तो कुल मिला के यहाँ पर जो है 6 के बाद हर प्रश्न में अथवा है और इसमें आप चॉइस करके जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पूरे पेपर में कुल मिला के 20 प्रश्न हैं और सबसे जो बड़े प्रश्न आते हैं वो 4 अंक के आते हैं। अब चलिए एक तरफ से इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न भी देखते जाइएगा। तो यहाँ है सही विकल्प का चयन करिए। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जब इसे लघु पथित कर देते हैं तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धारा का सूत्र होता है I बराबर E/R होता है, लेकिन हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, R इधर, I पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर E/I हो जाएगा। E का मान मतलब विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, 2 वोल्ट, और यहाँ पर धारा का मान कितना दिया है, 4, तो 2/4 करेंगे तो 0.5। तो इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पेपर में देखिएगा। इसको हल करके इस तरह से हमको रफ में हल करके और फिर इसके बाद उसका आंसर ये सही करना है, तो 0.5 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, तो इसमें 4 ऑप्शन थे। तो यदि 2 चालक के यदि विभव समान हो तो उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ C नंबर है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे द्विध्रुव आघूर्ण P है। यहाँ पर P समझना है। P वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में ये वाला है -PE cos थीटा। इसके बाद यहाँ पर परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, इसमें भी 4 ऑप्शन थे। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, आप पेपर देख सकते हैं बाकी 4 ऑप्शन के लिए। अब देखिए E नंबर का जो प्रश्न था ये थोड़ा बड़ा सा था। ये पेपर सेट करने वाले को इस तरह का पेपर नहीं देना चाहिए कि 4-5 मिनट का टाइम उसी में लग जाए और 1 नंबर का प्रश्न है। पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है उसमें 4 ऑप्शन में ये है 1215 एंगस्ट्रॉम। अब इसका मान कैसे आया, तो इसको आप हल करके देखेंगे। यहाँ पर हमको दिया E का मान 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मान दिया है, तो ये 10.2 लिख दिए। E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिए और यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो ये जूल में आ जाएगा। अभी इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। अब हम जानते हैं जो E बराबर है h न्यू, फोटॉन की ऊर्जा होती है, और न्यू का मान क्या होता है, C/λ, क्योंकि यहाँ पर तो हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है ना, इसलिए यहाँ पर हम लैम्डा लिख लिए हैं, न्यू का मान। अब यहाँ से यदि हम सूत्र निकालेंगे तो देखिए लैम्डा की जगह लैम्डा हो गया और ये H है, C है और यहाँ पर E है। तो मतलब यहाँ पर हम पक्षांतर कर दिए, E को नीचे लिख दिए, लैम्डा को इधर लिख दिए। अब सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ H का जो मान होता है, यहाँ पर जो H का मान है वो, यहाँ H का मान देख लीजिए, यहाँ H का मान 6.63 और गुणे 10⁻⁻34 है।
इसी तरह ये c का मान दिया है 3 × 10⁸ तो वो लिख देंगे। अब यहाँ जो e का मान था, e का मान ये है 10.2 × 1.6 × 10⁻−19। इसको आप हल करके देखेंगे। अब हल करने का तरीका क्या है कि संख्या अलग कर दिए। जैसे यहाँ 6.63 है तो ये 6.63 लिख दिए, फिर ये 3 है तो ये 3 लिख दिए। इसी तरह से यहाँ देखें ये 10.2 है, 1.6 है तो 10.2 1.6 लिख दिए। अब 10 की घातों की इकट्ठा, तो ये 10 लिखे, इसकी घात -34 है तो -34 लिख दिए, इसकी घात 8 है तो 8 लिख दिए, और ये देखिए इसकी घात -19 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इसको हल करें तो कैसे हल करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ? 2, और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें है, तो दोनों का ये दशमलव हटा देना है, गुणा करना है, भाग करना है। जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.215, ये भागफल आया। और ये -34 में 8 और 19 जोड़ोगे तो 27, और -34 में 27 घटा देंगे तो -7 आएगा। लेकिन जो आंसर दिया है इस तरह से ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो ये मीटर में तो आया लेकिन आंसर हमको एंगस्ट्रॉम में दिया है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, ये जो दशमलव है इसको 3 अंक हम इधर लाएंगे, मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। जब इधर दशमलव आता है तो यहाँ -3 और हो जाएगा। तो देखिए अब मैं दशमलव हटा दिया, 1215 हो गया, और -3 इधर कर देंगे तो 10⁻−10 हो जाएगा। अब इस 10⁻−10 को क्या लिखा जा सकता है? एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से 1215 एंगस्ट्रॉम इसका मान होगा। इसके बाद हम इसमें आते हैं, बोर कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो जो बोर कक्षा की त्रिज्या होती है वो उसके क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि जो r है उसका संबंध किससे होता है? n से होता है। तो इस तरह से होता है, तो पहली कक्षा का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। दूसरी कक्षा का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और तीसरी कक्षा का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। इस तरह से जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा 1, 4, 9। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के खाली स्थान होती है। तो हम इसके गुण में भी लिखते हैं कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में लंबवत, दोनों लंबवत हो जाएंगे। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, शंट धारा मापी की खाली स्थान को कम कर देता है, तो उसकी सुग्राहिता को कम कर देता है। फिर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने पर, ये काम नहीं है इसको समझ लेना है, कम करने पर उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर खाली स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ कोई भी प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो, प्रतिबाधा हो, उन सभी का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि कितनी होती है? तो ये 10⁻14 हर्ज होती है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि। फिर यह सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो ये सबसे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, वो गामा तरंगें होती हैं। अब अगला प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सही है, ये परमाणु वाले पाठ में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन के चाल अधिक होता है। तो ये गलत है, उच्च कक्षा में कम होता है, निम्न कक्षा में ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद डी ब्रॉगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये गलत है। डी ब्रॉगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, इसका मतलब ये असत्य है। इसके बाद ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं, ये सत्य है, क्योंकि ध्वनि तरंगें अलग तरह की तरंग हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। अगला देख लीजिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की आधी होती है। तो ये गलत है। यहाँ पर इसके अनुसार ये दिया है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, गलत है। बल्कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2 होता है। इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया।
चलिए अब सही जोड़ी को देखते हैं। यहाँ लॉरेंज बल है, तो लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है QVB साइन थीटा। आगे हम देख लेते हैं, अगला लिखा है बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ जो बायो सेवर्ट का नियम आपको दिख रहा है ये है DB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। फिर सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अभी जो पेपर था उसमें पाई छूट गया था, 2πr लिखा था तो वो गलत लिखा था, यहाँ पर सही यही है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ये होती है ये 1+d अपॉन f। फिर यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, तो जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है ये 1 नंबर में लिखा है, ये क्या होता है FO अपॉन FE। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न है, उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति को बताती है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से हमको पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कण की प्रकृति की होती हैं या क्वांटम प्रकृति की होती हैं। इसके बाद जो B नंबर है यह है देहली आवृत्ति क्या है। ये प्रश्न तो इसमें नहीं पूछना चाहिए था, 1 अंक के प्रश्न में, 2 अंक का प्रश्न है, पर चलिए पेपर सेट करने वाले तो दे ही दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। और आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये धातु है और इसके भीतर इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमको एक फोटान इसमें डाल रहे हैं और फोटान की जो आवृत्ति है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ है और इसके बाद भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। यदि हम इसके थोड़ा सा और बढ़ें तो 30, 31, 32 ऐसे करते करते मान लीजिए 36 मेगाहर्ट्ज़ में पहुँचे, तो 36 मेगाहर्ट्ज़ पर इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ होता है। लेकिन जैसे इससे कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है। तो यही जो आवृत्ति है ये क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। कि देहली आवृत्ति ये न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। इसके बाद C नंबर है, कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे चित्र बनाए हैं। तो जो किरण प्रकाश केंद्र से जाती है, प्रकाश केंद्र ये इसका लेंस का केंद्र कहलाता है। यदि इस प्रकाश केंद्र से कोई किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती बल्कि वो सीधी ही निकल जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब। तो जब हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंबों की रचना कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ध्रुव कहलाता है, ये हमारा फोकस कहलाता है। यदि इसके बीच में जब हम वस्तु को रखते थे तो जो हमारा प्रतिबिंब था दर्पण के पीछे बनता था, तो ये कैसा था, आभासी था, सीधा था, बड़ा था। तो यहाँ पर हम किस दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो इसका आंसर ये हो गया कि अवतल दर्पण से, और दूसरा कब प्राप्त कर सकते हैं, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब हमको बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए E नंबर का प्रश्न है, एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम दिया है और 1 एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको आवृत्ति निकालना है, तो न्यू बराबर ये आवृत्ति बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। तो C का मान तो फिक्स है 3 × 10⁻, तो C का मान रख दिए। फिर यहाँ लैम्डा लिखा है तो लैम्डा का मान रख दिए 10⁻−10। और यदि हम इसको हल करेंगे तो -10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 में, तो ये हो जाएगा 18। तो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए और ये 2 अंक का है। तो चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। यदि किसी चालक को परावैद्युतांक माध्यम में रखते हैं तो विभव का मान क्या होता है,
घटता है यदि परावैद्युत पदार्थ के बीच इसको रख दिया जाए तो। इसमें तीसरा है किसी आवेशी चालक के समीप अन्य चालक लाने पर विभव घटता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है, आवेशी था, ये वाला अनावेशी चालक है, यदि हम इसको पास लाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसका। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव घटता है, तो क्षेत्रफल या आकार बढ़ाने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी का अथवा वाला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर ये 4 विशेषताएं हैं, इनमें से कोई 2 विशेषता आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ परिभाषा भी है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो यहाँ पर ये गुण में भी आ जाता है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते हैं। इस तरह से इन गुणों में आप 2 गुण या 2 विशेषता लिख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सुचालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके किसी बिंदु से प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड ही कहलाता है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2 अंक का। तो सबसे पहले जब हम सवाल हल करते हैं तो हमको ये देखना है कि ये दिया क्या है। तो दिया है I = 1 एम्पियर, माने धारा का मान 1 एम्पियर दिया है और समय का मान दिया है 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ प्रति सेकंड लिखा है तो t बराबर क्या हो गया, 1 सेकंड। अब हम जानते हैं धारा बराबर होता है I बराबर Q/T, लेकिन Q का मान होता है NE, तो ये हो जाएगा NE/T। अब यहाँ पर हमको यदि N निकालना है, हमको ये निकालना है, तो T का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो IT और बटे में क्या हो जाएगा, E। तो देखिए यहाँ IT/E हो जाएगा। I का मान भी 1 दिया है, T का मान 1 दिया है, E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये याद रखना पड़ेगा, उसमें नहीं देगा। 1.6 × 10⁻19। अब हम हल कैसे कर दिए अगला देखिए। तो ये नीचे हम ये 1.6 को 16 लिख दिए हैं। जब 16 रखेंगे तो ऊपर 16 का मान कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने पर 10, लेकिन यहाँ मैं 1 शून्य बढ़ा लिया हूँ। यहाँ देखिएगा 10⁻−19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 होगा, लेकिन यहाँ 18 लिखा है। 18 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका 1 शून्य हम इसको दे दिए हैं, ये 10 था ना तो 100 बना दिए हैं, इसलिए इस तरह से हो गया। अब यदि हम 100 में 16 का भाग कर देंगे तो 6.25 हो जाएगा और गुणे 10⁻18। तो इस तरह से यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड बह रही हो किसी चालक तार से, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10⁻18 होगी। अब इसके अथवा वाले प्रश्न को भी देखते हैं। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा सवाल था, थोड़ा पहले हम इसको जो दिया है लिख लेंगे तो सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पर आवेश का मान दिया है 30 कूलाम, तो Q बराबर 30 कूलाम हो गया। फिर यहाँ पर समय दिया है 1 मिनट, तो यहाँ पर T बराबर 1 मिनट हो गया। अब जब हम कोई सवाल करते हैं तो उनको SI मात्रकों में बदलते हैं, जो भी मान दिया है। तो 1 मिनट को हम किस में लिख देंगे, सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। अब यहाँ हमसे धारा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T। Q का मान 30 है, T का मान 60 है। इसको हल कर देंगे तो 0.5 एम्पियर इसमें धारा आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर के परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए, और ये 2 अंक का है। तो सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम को लिखते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के μ0 गुना होता है। तो ये कथन हो गया, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। और यदि हम इसका सूत्र लिख देते हैं तो ये इसका गणितीय रूप कहलाता है। तो ये समाकलन B·dl = μ0I। तो जो ये शब्द में लिखा है उसी का ये क्या है, सूत्र है। फिर हम बात करते हैं इसमें अथवा वाले प्रश्न की। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम लिखना है। तो द्वितीय नियम क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये इसका सूत्र में लिखा है। तो E का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल और dφ/dt का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये समानुपाती होता है। बस इतना हमको लिखना है। अब आते हैं 9 नंबर के प्रश्न में। यदि किसी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर से 0 एम्पियर तक
1 मिली सेकेंड में घटने पर 4 वोल्ट विपरीत विद्युत वाहक बल या विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमको क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम धारा का देखते हैं। धारा 1 एम्पियर से 0 तक चेंज होती है। तो यहाँ बाद की धारा 0 है, तो जब हमको धारा का अंतर निकालना होता है तो बाद में से पहले को घटाते हैं, इसलिए 0 में से 1 घटाने पर धारा परिवर्तन कितना आ गया, -1 एम्पियर। और इस परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे, DI। इसके बाद यहाँ पर समय दिया है 1 मिली सेकेंड, तो यहाँ DT का मान क्या हो गया, 1 मिली सेकेंड दिया है। तो यहाँ पर मिली को यदि हम सेकेंड में बदल देंगे तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड, इस तरह से ये लिखेंगे। और यहाँ पर विपरीत विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया है, 4 वोल्ट, तो E बराबर 4 वोल्ट दिया है। अब हमको जो सूत्र पता है ये स्वप्रेरक गुणांक के साथ, वो होता है E बराबर -LdI/dt। अब इसमें हम मान रख दिए हैं। देखिए E का मान यहाँ पर क्या हो गया, 4। अब ये -L है तो निकालना है। DI का मान कितना है, -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। और यहाँ पर DT का जो मान है 10⁻³ है। अब यदि मैं इसका पक्षांतर कर दूँ ये ऐसे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻³ यदि 10⁻³ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 मिली हेनरी। तो इस तरह से यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक का मान आ जाएगा। अब चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व गुणांक वाली कुंडली से प्रवाहित धारा 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से 0 तक परिवर्तित होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो यहाँ पर जो L का मान दिया है ये है स्वप्रेरण गुणांक, तो 0.4 मिली हेनरी दिया है। तो यहाँ 0.4 और ये मिली का मतलब 10⁻³ है, तो इस तरह से इसको बदल लिए। और जो समय अंतराल दिया है DT, वो कितना सेकंड दिया है, यहाँ पर देख सकते 0.1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड लिख लिए। फिर यहाँ पर DI का मान, तो धारा का मान 1 एम्पियर से कहाँ तक, 0 तक, तो 0 बाद का है, तो 0 - 1 बराबर ही हो जाएगा -1 एम्पियर। इस तरह से यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले उसको अलग कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, -LdI/dt। तो L का मान कितना था, 0.4, ये माइनस लगा देंगे 0.4 क्योंकि सूत्र में माइनस है। फिर जो DI का मान है ये 0.4 × 10⁻³ ये किसका मान था, L का। DI का मान -1 है और DT का मान 0.1 है। तो यहाँ देखिए इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हटा देंगे और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, और 10⁻³ हो गया। तो यहाँ पर 10⁻³ को मिली लिखते हैं, तो 4 × 10⁻³ मिली वोल्ट इसका मान हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। ये भी कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा और शर्तें भी पूछ लेता है, जबकि दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शर्तें क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। अगला प्रश्न इसी में है, अथवा का है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है। तो चलिए समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसका वेग बदल जाता है। तो यहाँ पर बादल है, इसको बदल समझना है, बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस इतना ही है कि मान लीजिए कांच की प्लेट है, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण ऐसे हम डालते हैं तो वो सीधा न जाके थोड़ा इस तरह से झुक जा रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन का कारण क्या है यार, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती, भिन्न भिन्न होती। माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। अब इसमें अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए लागू होता है किंतु बड़े परमाणुओं के लिए लागू नहीं होता है। यह स्पेक्ट्रम में आवृत्तियों की आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं करता है। तो ये 2 कमियां हैं कि केवल ये हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं पर ही लागू होता है, बड़े बड़े परमाणु जैसे हीलियम है, लिथियम और बड़े परमाणु जो होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। दूसरा, ये आवृत्तियों की तीव्रताओं की व्याख्या नहीं करता है कि किस तीव्रता पर कितनी
आवृत्ति होगी या किस आवृत्ति पर कितनी तीव्रता होगी इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं अस्थायी होती हैं, क्यों? तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार देखिए, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, जो तरंग सिद्धांत है उनके अनुसार, त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो त्वरित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्रमशः घटती जाएगी और वह सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं स्थायी नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें 12वां प्रश्न की। तो इसका जो 12वां प्रश्न है देख लीजिए, ये है, तापायनिक उत्सर्जन के लिए उपयोग में आने वाली धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए। प्रश्न है 2 अंक का। तो यहाँ पर सीधा धातु का गलनांक कैसा हो, उच्च हो, ताकि वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के पहले पिघल न सके, और धातु का कार्यफलन कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो सके। तो 2 गुण है, धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। इधर का हिस्सा आप ताकि से लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, अथवा का ही है इसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये पहले के वीडियो में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम इसमें उचित आवृत्ति का प्रकाश डाल दें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं जो 3 अंक का है, और ये है किरचॉफ के धारा वितरण का नियम। तो यहाँ पर किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम लिखना है। तो यहाँ पर 2 नियम होते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है कि धारा का नियम भी बोलते हैं प्रथम नियम को। तो यहाँ धारा वितरण संबंधी नियम है, मतलब दोनों नियम लिखना है। तो देखिए प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको के इनके नियम भर लिखना है। अगला देखते हैं हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है। तो इसको हम इससे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, I का मतलब होता है धारा, R का मतलब है संगत प्रतिरोध, और E का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, और इस चिन्ह का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो बस इसी को पढ़ना है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, फिर इसका नाम, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये सूत्र से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके लिए आप और भी वीडियो देख सकते हैं मेरे। इसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए अनुगमन वेग है क्या, विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो जब देखिए यहाँ पर हम ये जब सेल लगाते हैं, माने विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही अनुगमन इलेक्ट्रॉन जो है चलने लगता है, गति करने लगता है, तो उसके औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब यहाँ पर हमको इसमें संबंध निकालना है अनुगमन वेग और धारा में। तो सबसे पहले हम इस तरह का चित्र बना लेंगे। यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ये एक तरह की बैटरी हो गई, और इसमें जो बहने वाली धारा है वो I है, इसका विद्युत क्षेत्र E है, इसमें जो अनुगमन वेग है वो VD है, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको हम लिख सकते हैं n। तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे शब्दों में। तो माना किसी चालक की लंबाई L हो गई, परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो गया, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, और अनुगमन वेग क्या है, VD है। तो इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। इसके बाद स्टेप फॉलो करना है कि हम सबसे पहले चालक का आयतन निकालते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबाई है तो यही लिख देंगे। फिर चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो यहाँ पर आयतन में यदि हम n का गुणा कर दें तो ये पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। फिर चालक में कुल आवेश की बात करते हैं, तो जो कुल आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का इसमें गुणा कर देंगे, माने E और रख दिए हैं तो NeAl इसमें कुल आवेश हो गया। अब हमको धारा निकालना है, तो जो प्रवाहित धारा का सूत्र होता है I = Q/T होता है। अभी हम कुल आवेश निकाले थे NeAl, ऊपर निकाले थे, उसी को यहाँ लिख देंगे, T लिख दिए। अब देखिए अगले स्टेप में L/T नहीं है, तो यहाँ पर NeAVd है, तो Vd का मतलब होता है L/T, माने जहाँ पर हम वेग जानते हैं तो वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय। तो जो इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी L है और जो उसको समय लगा वो T है, तो इस तरह से अनुगमन वेग का मान क्या हो जाएगा, Vd। तो यहाँ पर L/T को हटाना है, उसकी जगह Vd लगाना है। तो इस तरह से I समानुपाती Vd। यदि हम संबंध की बात करें, यदि धारा का मान बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग का मान भी बढ़ेगा, अर्थात धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। अब देखते हैं ये 14वां प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम का गणितीय सूत्र हमको व्युत्पन्न करना है, मतलब सारा नियम लिखना है और उसका सूत्र निकालना है। प्रश्न अच्छा है। बायो-सेवर्ट का नियम देखिए, तो यहाँ पर हम एक इस तरह का चित्र बना लेंगे और इस चित्र में हम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसमें हम dl लिख देंगे। इसमें बहने वाली धारा I है, ये xy है। यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा। कागज़ के तल के लंबवत नीचे होता है तो क्रॉस और ऊपर होता है तो डॉट। अब इस चित्र के बारे में लिखना है, तो माना xy तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अल्पांश dl है, अल्पांश का मतलब छोटा सा टुकड़ा है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायो-सेवर्ट ने दिया। तो क्या दिया, तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि हमको बायो-सेवर्ट का नियम तैयार करना है तो सीधे सीधे एक सूत्र आप तैयार कर लेंगे कि ये dB बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन क्या 4π, और साथ में होता है IDL sin थीटा अपॉन क्या होता है r²। तो बस इसको 4 बार हमको लिखना है, dB को एक बार I के साथ, फिर dB को एक बार dl के साथ, एक बार dB को sin थीटा के साथ, एक बार dB को यहाँ पर r² के साथ। तो देखिए dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, dB समानुपाती sin थीटा और dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इनका शब्द बना देंगे, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती है। यहाँ पर अल्पांश तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच थीटा कोण की ज्या के समानुपाती हो, ज्या माने साइन थीटा होता है, तो इसको इस तरह से शब्द बनाना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा जो है dB समानुपाती 1/r² हो गया, मतलब अल्पांश से P बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम ये चारों पॉइंट को मिला दें तो पॉइंट को मिलाने पर ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन r², dB समानुपाती है ही। अब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k हो जाएगा और इस तरह से हम उतार लेंगे। k का मान SI पद्धति में μ0/4π होता है, इसको कर लेंगे। अब k एक नियतांक है SI पद्धति निर्वात के लिए, इसका मान क्या होता है, k बराबर μ0/4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, और जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इतना करना है हमको बायो-सेवर्ट के सूत्र की स्थापना में। इसी के साथ अथवा में प्रश्न है, n फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक इस तरह का बना लेंगे। एक सिरा मान लेते हैं x है और एक सिरा क्या है, y है, और इसमें जो धारा बह रही I है, और इस तार को हम इस तरह से वृत्ताकार मोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो है इसका केंद्र है O, इसकी त्रिज्या है r, और इसमें अल्पांश जो है वो dl है। तो जो हम इसमें देख रहे हैं उसी को हमको शब्द में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर माना xy, यहाँ पर xy एक सिरा, ये xy एक तार को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। तो एक सीधी तार थी, उसको वृत्ताकार मोड़ दिए हैं। इसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया, इसकी त्रिज्या r है, इसमें प्रवाहित धारा I है, और इसका अल्पांश कहाँ है, dl है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये दाएं हाथ के नियमानुसार ऐसा होता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे कैसे करना है।
तो डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से। तो अभी हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़ें तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर लेकिन थीटा की जगह तो थीटा नहीं लिखा, 90 लिखा है, क्योंकि जो अल्पांश है और त्रिज्या है, माने परिधि और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं, इसलिए यहाँ पर 90 रखे हैं। अगले स्टेप में देखो 90 भी गायब हो गया, ये गायब है क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह के यदि छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश होंगे तो पूरे अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात सभी अल्पांशों के कारण। तो यहाँ पर हम पूरा उतार दिए, देखिए डी बी को हम क्या लिख दिए, बी, क्योंकि इसका समाकलन हो जाएगा, मतलब ये पूरे की बात करता है तो बी लिख दिए हैं। फिर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर लिख दिए, केवल समाकलन के अंदर डी एल रखे हैं क्योंकि हमको इसी को जोड़ना है, यही तो टुकड़ा है। अब यदि हम डी एल थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं तो हमारा जो कुंडली थी तो वृत्ताकार थी, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने पर हमको इसकी परिधि मिल जाएगी। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो डी एल हटाएंगे, उसकी जगह पर 2 पाई आर रख देंगे। यहाँ से हमको देखिए कि एक आर है, इस आर से काट देंगे, ये पाई है तो पाई से काट देंगे, और यहाँ पर क्या 2 दूनी 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इस तरह से इसको हल करने पर आएगा। अब यहाँ पर ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। लेकिन यदि हम इसी तरह के बहुत सारे घेरे बना दें, यदि कुंडली में n घेरे हों तो b का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इस तरह से हमको इसको करना है। चलिए इसका 15वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए, और ये 3 अंक का प्रश्न है। तो वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं। ये देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो इस तरह से जाता है ये ज्यावक्रीय दोलन कहलाते हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। तो ये देखिए ई जो है इधर है, बी इधर है, और तरंग संचरण इधर, माने तीनों जो हैं अलग अलग अक्षों में, तीनों लंबवत होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिखने के बाद चित्र आपकी मर्जी है, आप चाहें तो चित्र बनाएं, नहीं चित्र को छोड़ सकते हैं। अब इसके गुणों की बात करें तो गुण क्या है, ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर 4, 5, 6 गुण लिख देना है, जिस प्रश्न के हिसाब से कितने अंक का है। अब इसी प्रश्न के साथ है पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र हमको ज्ञात करना है। तो चलिए लेंस निर्माता सूत्र देखते हैं कि इसको किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम चांदे की सहायता से ये बना लेंगे। तो यहाँ पर लेंस 2 भागों से बना होता है, जैसे एक पृष्ठ ये है तो ये ए बी कहलाया, दूसरा वाला क्या कहलाया, सी डी। इसी तरह से ये दोनों लेंस एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ये उत्तल में बता रहा है, ये अवतल में बता रहा है। तो माना 2 गोली पृष्ठ ए बी और सी डी हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका ये वाला भाग ए बी हो गया और इस साइड वाला भाग क्या हो गया, सी डी हो गया। इस तरह से कितने पृष्ठ हो गए, 2। इनकी वक्रता त्रिज्याएँ R1 है और R2 हैं, 2 पृष्ठ हैं तो इनकी वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न भी हो सकती, अलग अलग भी हो सकती। इसके मुख्य अक्ष में O, यहाँ पर देखिए O एक क्या है, वस्तु है जिसकी दूरी U है। तो यहाँ आप इसमें दर्शा सकते हैं चित्र में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला गई, U कहला गई। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, पहला प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, V1। और इसी तरह से एक प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, फाइनल प्रतिबिंब, ये क्या कहलाया, V। इस तरह से यहाँ चित्र में भी आपको दर्शा लेना है तो थोड़ा आसानी होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ए बी पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I1 बनता है, वस्तु क्या है, O है, प्रतिबिंब I1 बनता है और दूरी क्या है, V1 है। तो हम लोग अपवर्तन सूत्र पढ़े थे μ-1/r। तो ये पहले पृष्ठ के लिए है इसलिए R1 कर दिए। फिर μ/v, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है I1 पर बनता है उसकी दूरी V1 माने हैं तो यहाँ V1 लिख दिए। फिर 1/u है, वस्तु की दूरी u है तो u लिख दिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये लिख दिए। अब हम बात करते हैं इसके CD पृष्ठ की। तो यहाँ पर देखिएगा जो CD पृष्ठ है ये वाला कहलाएगा, ये क्या कहलाया, CD पृष्ठ। तो CD पृष्ठ के लिए ये वस्तु कहलाएगी और ये प्रतिबिंब कहलाएगा। माने यहाँ वस्तु की दूरी में हम क्या लिखेंगे, V1, और इसी तरह ये प्रतिबिंब की दूरी में हम क्या लिखेंगे, V।
और इसी सूत्र को हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि पहले ये किरण जो है हवा से कांच में जा रही थी, अब जब यहाँ जा रही तो कांच से कहाँ जा रही, हवा में, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा अपवर्तन के सूत्र में। देखिए दोबारा से हम यही सूत्र लिखें, ये म्यू लिखें, लेकिन म्यू की जगह क्या लिखना, 1/म्यू। कारण क्या है कि प्रकाश किरण सघन से अब कहाँ की ओर जा रही, विरल से, माने कांच से हवा में जा रही। फिर देखिए यहाँ R1 की जगह क्या लिख दिए, R2, -1 लिखा था वही कर दिए हैं। फिर यहाँ म्यू लिखा था तो उसकी जगह क्या लिखना है, 1/म्यू। ये 1 लिखा है तो 1 लिख दिए हैं। अब ये V1 लिखा है तो यहाँ क्या लिख देना है, V, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब V1 पर बनता था, I1 पर, तो V1 लिखे, यहाँ प्रतिबिंब I पर बनता है तो V हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिएगा मेन यहाँ पर चेंज हो रहा है, U की जगह पर हमको लिखना है V1, क्योंकि जो पहला प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इसलिए वस्तु की दूरी यहाँ पर V1 हो जाएगी। अगले स्टेप में आपको समझना है कि ये कैसे स्टेप में आ गया है। देखिए इस पूरे स्टेप में यहाँ से यहाँ तक हमको म्यू का गुणा करना है। यदि हम यहाँ पर म्यू का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 1, इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू। फिर यहाँ इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो क्या होगा 1, इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू। इस तरह से हमको जो इसका ऊपर का पक्ष है, अंश वाला पक्ष, उस पूरे अंश में हमको म्यू का गुणा करना है। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में ये लिखा है μ-1/R1, तो ये लिख दिए μ-1/R1। अब प्लस दूसरा समीकरण है तो दूसरा ये है 1 - μ/R2, तो ये दूसरा भी लिख दिए। इस तरह से एक पक्ष का लिख दिए। अब फिर से समीकरण 1 में बराबर के इधर का देखेंगे, बराबर के इधर का पूरा ये समीकरण 1 से उतार दिए हैं। फिर प्लस लगा करके ये फिर समीकरण कहाँ से निकाल दिए हैं, 2 से, तो ये समीकरण 2 का मान हो गया। इस तरह से लिख दिए हैं। आगे के स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ ये μ-1 कॉमन लिया है, लेकिन इसमें μ-1 न होकर के उल्टा लिखा है, 1 - μ लिखा है। तो जब हम कॉमन लेंगे तो इस चिन्ह का, यहाँ बीच का चिन्ह, यहाँ देखिए प्लस लगा है ना, बीच का चिन्ह माइनस हो गया, क्योंकि ये 1 - μ न होकर μ-1 कर लिए हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, 1/R1, इसमें बचेगा 1/R2। अब इधर का देखते हैं, इसमें ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस वाला है 1/V, तो ये लिख लिए, और -1/U ये लिख लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हल करने के बाद कि यदि U बराबर इन्फिनिटी हो, मतलब ये है कि वस्तु यदि अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो यहाँ पर V बराबर क्या लिख दिए हैं, F। तो जो हमारे पास ये सूत्र आया है, ये पूरा का पूरा हम तो ऐसे इस साइड का ऐसे ऐसे उतार दिए हैं, लेकिन यहाँ देखिए V की जगह पर हमको F लिखना है और U की जगह पर क्या लिखना, अनंत। यहाँ कंडीशन लगाए हैं कि जब वस्तु अनंत में हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब इसका मान जो होता है 0 हो जाता है 1/अनंत का, तो ये वाला जो सूत्र बना यही लेंस निर्माता सूत्र होता है। अब 16वें प्रश्न में देखते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा एवं संवेग की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया है सिर्फ इतना दिया है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दिया है। अब ये 6000 लिखे हैं, यहाँ एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए यदि आप 3 शून्य काटेंगे तो इसमें +3 और करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 6 और -10 + 3 क्या हो जाएगा, -7। तो इस तरह से इसका मान, तरंग दैर्घ्य का मान इस तरह से आ गया। अब हमको फोटोन की ऊर्जा निकालना है, तो प्रोटॉन की ऊर्जा का सूत्र E बराबर hν होता है, लेकिन न्यू तो दिया नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C/λ। अब यहाँ पर देखिए h का मान, तो h का मान ये लिख दिया 6.6 × 10⁻⁻34। फिर c है तो c का मान 3 × 10⁸। फिर ये लैम्डा है, लैम्डा का मान ये निकालें 6 × 10⁻⁷। इस तरह से करेंगे। और हल करने का तरीका संख्या अलग कर लो, तो ये देखो 6.6 लिख दिया, फिर यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 6 लिख दिया। अब घातों को देखते हैं, तो ये 10 की घात है, यहाँ पर कितनी है, -34, तो -34 हो गया। ये 8 है तो यहाँ पर मैं ये +8 कर दिया, ये -7 जाएगा तो उधर भी +7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा ना, 6 से करेंगे तो, और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33।
इस तरह से इसका मान हो जाएगा और गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो 8 7 15 माइनस 34 में 15 जाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा। अभी नहीं, ये तो सही था। अब यहाँ पर पहले इससे काटेंगे ना, 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 2.2 इस तरह से ये मान आ जाएगा। इस तरह से हल कर सकते हैं। ये 3 से काटे तो 3 दूनी 6 हो गया ना। वैसे भी काटेंगे तो इस तरह से भी 3.3 ही आएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लेना, ये 3.3 आएगा ना। इसके बाद यहाँ पर संवेग की बात करते हैं। तो संवेग लैम्डा बराबर h/p होता है। ये सूत्र होता है डी ब्रॉगली का। यदि हम यहाँ से p का करेंगे तो p उधर कर दे तो लैम्डा नीचे आ गया। मान रख देंगे, h का मान ये है और यहाँ पर जो लैम्डा का मान है ये कितना है, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 1.1 ये 6 का भाग कर देंगे इसमें, 1.1 आ जाएगा और 10 की घात माइनस 34 है। माइनस 34 और प्लस 7 करेंगे तो माइनस 27। और जो संवेग का सूत्र हो वो मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका सूत्र होता है m/v होता है। तो इसका मात्रक kg, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, माने द्रव्यमान का और ये वेग का। इस तरह से हमको निकाल देना है। अब अगला प्रश्न इसी का अथवा वाला देखते हैं। किसी धातु की देहली तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी धातु की देहली आवृत्ति ज्ञात करना है, कार्यफलन ज्ञात करना है। तो हमको दिया है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदले तो 10 की घात माइनस 10 हो गया। इसका 3 शून्य हटा दिए तो 10 की घात माइनस 7 हो गया, बाकी 5 तो लिखा है। अब हमको देहली आवृत्ति ज्ञात करना है। तो न्यू बराबर c/लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ न्यू नॉट लिख देंगे क्योंकि देहली आवृत्ति निकाल, तो न्यू नॉट बराबर c/लैम्डा। तो ये c का मान 3 गुणे 10 की घात 8 है, लैम्डा का मान ये है 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात 8 है, इससे हम एक 10 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 30, तो ये ऊपर हो जाएगा 7 और माइनस 7 नीचे का जाएगा तो ये हो गया प्लस 7। तो यहाँ पर 8 को मैं 7 इसलिए लिखा हूँ कि एक 10 इसको दे दिए हैं 3 को, तो ये 30 बन गया है। इससे काटने में आसानी हो जाएगी। तो 5 छक्का 30 से 6 बार में कटा, 7 7 ये 10 की घात 14 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो गई। इसके बाद यहाँ पर कार्यफलन की बात करते हैं। तो कार्यफलन का सूत्र होता है फाई बराबर h न्यू नॉट। तो यहाँ पर h का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 हो गया और ये न्यू का मान 6 गुणे 10 की घात 14 आ गया है, तो इसको लिख देंगे। अब यदि हम इसमें गुणा कर दें 6 और 6.6 में तो 39.6 हो जाएगा। माइनस 34 में 14 घात घटा देंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक यहाँ दशमलव खिसकाना है, तो 3.96 करेंगे तो यहाँ पर एक अंक खिसकाएँ तो प्लस 1 करेंगे तो ये 10 की घात माइनस 19 जूल ये कार्यफलन का मान आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये गॉस के प्रमेय का कथन है। फाई इक्वल टू Q/ε0 लिखना है। तो फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स हो गया, क्यू का मतलब आवेश हो गया, ε0 का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अब हमको करना है गॉस प्रमेय का निगमन। तो हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये चित्र बन गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर चित्र में आप प्लस क्यू और लिख लीजिएगा। तो माना निर्वात में ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके चारों ओर आर त्रिज्या का गोली गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये जो बना है ये गोल, ये एक गोली गासी पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इस अल्प पृष्ठ में ds है। तो ये इसका छोटा जो पृष्ठ लिए हैं, छोटा सा ये टुकड़ा ले लिए हैं, उसमें जो है उस पृष्ठ का मान कितना है, ds है और उसके अंदर p बिंदु है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू से हमेशा विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है उस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिख दिए हैं। अब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है d फाई इक्वल टू EDS cos थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह हमको क्या लिखना है, 0 डिग्री। अब cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो d फाई इक्वल टू हो जाएगा EDS। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कुछ रेसिपी लिख लेना है। आपको E निकालना है, माने
विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, फिर आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना होता है, फिर यहाँ पर कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल देते हैं तो फाई ई निकल जाता है, फिर हमको गॉस प्रमेय से तुलना करना है। तो इस तरह से कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है कि करना क्या क्या है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हुआ, फाई इक्वल टू ई समाकलन डी एस। तो जो ये आए इसको फाई ई लिख दिए हैं, ई भी लिख दिए हैं, और इसमें हम क्या लगा दिए हैं, समाकलन। तो यहाँ पर देखिए ये तो ई का मान रख दिए। अब ई का मान ऊपर निकला था जो ना, ये निकला था ई का मान 1/4 पाई, ये तो ई का मान भी रख दिए हैं। तो अगले स्टेप में ई का मान रख दिए हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ई का मान किसी स्टेप में रख सकते हैं, और ये समाकलन क्या हो गया, डी एस। अब देखिए गोले के यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ से गॉस प्रमेय का सूत्र आ गया है। अब इसी का अगला प्रश्न है अथवा में है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का चित्र बना लेंगे। इस चित्र में भी कुछ चीज़ों को देखना है। यहाँ पर 2 प्लेटें तो हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लाइन और बना लेंगे चित्र में, और इसमें लिख देंगे प्लस क्यू, और इसका जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा इक्वल टू हमको क्या लिखना है, क्यू अपॉन ए। यदि इतनी चीज़ लिख लेंगे तो थोड़ा शब्द बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर लाइन ज़रूर खींच लेना है, और ये इस तरह से सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिख देना है। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें P1 और P2 हैं। देख लीजिए यहाँ P1 प्लेट है और P2 है। प्रत्येक की दूरी D है, तो यहाँ प्रत्येक की दूरी D हो गई। क्षेत्रफल A है, तो यहाँ क्षेत्रफल A हो गया। अब ये P1 प्लेट को कौन सा आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और P2 प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है। तो इस तरह से हमको करना है, और इसकी हमारी रेसिपी बनी हुई है कि कैसे कैसे। तो पहले हमको ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर वी का मान निकालना है, और फिर सी का मान निकालना। बस 3 स्टेप हैं, इनके सूत्र याद रख करके और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर ई बराबर क्यू ए, सिग्मा का जो मान होता है क्यू अपॉन ए होता है, तो सिग्मा हटाएंगे, उसकी जगह क्यू अपॉन ए लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ई का मान निकाल लिए। फिर प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो भी बराबर ई इंटू डी होता है। अब यहाँ से देख रहे हैं ई का मान ये है, तो यहाँ पर ई की जगह पर हम ये मान रख दिए, डी तो पहले से है तो ये लिख दिए। अब हमको निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। अब यहाँ सी लिख दिए, क्यू लिख दिए, और यहाँ पर वी का मान क्या है, वी का मान है, तो ये वी का मान रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्यू क्यू कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। यदि प्लेटों के बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के ए ये और सूत्र हो जाएगा। ये परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में होगा, ये निर्वात के लिए है। अब हम यहाँ बात करते हैं 18 नंबर के प्रश्न की। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर पूछा है विद्युत परिपथ, फिर बोलता है फेजर आरेख बनाना है, फिर बोलता है परिणामी वोल्टेज, फिर बोलता है प्रतिबाधा। तो यहाँ पर आपको देखना है एलसीआर परिपथ में सबसे पहले विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ सरल सा है, केवल एल और सी हमको जोड़ देना है। ये देख लीजिए ये विद्युत परिपथ हो गया। एल का संकेत बना देना, सी का संकेत, ये आर का संकेत, इनको सबको आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगा देना है। इसका जो वोल्टेज है ये VL है, इसका वोल्टेज VC है, और जो R लिखा है उसका वोल्टेज यहाँ पर क्या है, R है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये R लिखा है, मतलब प्रतिरोध है। तो इस तरह से हमको परिपथ तैयार कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो उसमें जुड़ा है कि माना L क्या है, प्रेरक है, संधारित्र C है, प्रतिरोधार है, प्रत्यवर्ती स्रोत के साथ जोड़ा गया है, जिसका समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। तो इस तरह चित्र के बारे में लिखना है। और फिर हम यहाँ पर जब हम कलांतर लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये फेजर आरेख है। तो यहाँ पर देखिए फेजर आरेख बन गया। तो धारा से प्रतिरोध वोल्टेज में समान कला है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये I समझना है। यहाँ पर धारा है, तो धारा की दिशा और ये प्रतिरोध के वोल्टेज की दिशा एक ही है, इसी दिशा में जा रहे हैं, तो ये समान कला में हो गया। प्रेरक का वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है। तो देख लीजिए प्रेरक ऊपर जा रहा है, तो धारा से 90 अंश क्या हो गया, अग्रगामी।
इसी तरह से संधारित्र का वोल्टेज, तो संधारित्र का वोल्टेज नीचे, धारा से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। अब हमको निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज के लिए फेजर आरेख आपको देखना है, ये वाला आरेख। तो यदि मैं मान लूँ तो यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसका कर्ण कहलाया, इसका आधार कहलाया, और यहाँ पर ये जो VL माइनस VC है ये इसका क्या कहलाया, लंब। जो यहाँ पर ये दूरी है वही ये भी दूरी है, तो लंब क्या कहलाया, VL माइनस VC। तो इसमें कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हुआ कर्ण, तो ये कर्ण लिख दिया, और अंडर रूट में स्क्वायर नहीं लगाया तो अंडर रूट में लिख दिए, ये हुआ आधार का वर्ग, तो ये देखिए V²R लिख दिए, फिर ये लंब का वर्ग VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस तरह से हमको चित्र से देख करके ये कुछ लिखना है। अब इसके बाद यहाँ जो VR का मान होता है वो होता है IR, तो स्क्वायर करेंगे तो I²R²। इसी तरह से VL का मान IXL होता है, VC का मान IXC होता है। यहाँ से अगले स्टेप में ये I कॉमन लेके हम कहाँ कर देंगे, बाहर, तो अंदर बचेगा R² प्लस ω_L माइनस 1/ωc। अब ये XL का मान ω_L होता है, XC का मान 1/ωc होता है, और जो हम बदले हैं यहाँ पर लिखना है कि VR बराबर IR है ना, VL बराबर IXL, और यहाँ पर XL का मान क्या होता है, ω_L है। ये अलग से यहाँ पर लिख देना है, ये थोड़ा सा ऐसे लिख देना है, XL बराबर कितना होता है, ω_L। इसी तरह से अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी IXC है, तो ये जो मान है XC का है, तो ये बराबर ना लगा के यहाँ पर क्या लिखोगे, XC बराबर 1/ωc है, इसका मान हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर प्रतिबाधा भी पूछता है, तो जो सूत्र आपका इसमें आया है उसको बटे में सिर्फ I लिख देना है, V/I, और पूरा का पूरा ऐसे ही जैसा लिखा है उतार देना है, तो प्रतिबाधा का सूत्र आ जाएगा। तो देखिए V/I कर दिया, √R² प्लस ω_L माइनस, बाकी सारी चीज़ लिखे हैं। तो V/I का मतलब प्रतिरोध ही होता है, लेकिन इसके प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, तो Z बराबर प्रतिबाधा हो गया। इस तरह से इतना चीज़ इसमें करना था, बाकी चीज़ें तो नहीं निकालना था। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र है, सिद्धांत करना है, परिणमन अनुपात का सूत्र लिखना है। तो देखिए नामांकित चित्र में ये हम दोनों एक अपचाई ट्रांसफार्मर बना दिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर। बस यहाँ पर देखना है, अपचाई में बनाएंगे तो यहाँ पर फेरों की संख्या कम रहेगी, ऊपर ज़्यादा रहेगी, और जब उच्चाई बनाएंगे तो यहाँ नीचे फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगी, ऊपर कम रहेगी। यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली दोनों के लिए है, दोनों में प्राथमिक कुंडली हो गया, दोनों का ये क्या कहलाया, क्रोड कहला गया, और ये दोनों की क्या कहला गई, द्वितीय कुंडली कहला गई। बस इतना भाग है, और इस तरह से हमको नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र बना करके ये सारे नाम लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सिद्धांत की। तो यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो अन्योन प्रेरण की परिभाषा है वही आपको यहाँ पर दोबारा से लिख देना है। अब यहाँ पर ये संकेत हैं, ये नामांकित चित्र नहीं है, संकेत हैं। तो यहाँ पर देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखना है। इसी तरह से उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसे रखना, अधिक रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कर लिए हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं यदि NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या dφ/dt उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, तो किसी क्षण प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है EP बराबर माइनस NP dφ/dt। इस तरह से लिख दिए। यही पूरी लाइन हमको दोबारा डुप्लीकेट करना है, केवल P जहाँ लिखा है उसकी जगह हमको क्या लिखना है, S लिखना है, और सारा कुछ वही रहेगा, द्वितीय कुंडली लिख देंगे प्राथमिक की जगह। तो ये सूत्र बन गया ES बराबर माइनस NS dφ/dt। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना है, तो समीकरण 2 ये है ES वाला, और जो समीकरण 1 है वो है EP। तो हमको क्या लिखना है, ES/EP, ये लिख दिए ES, और अपॉन में क्या हो गया EP। इसी तरह से इसको हम करेंगे यहाँ पर NS, इसके अपॉन में इसमें करेंगे तो दोनों में माइनस माइनस है, कट जाएंगे, dφ/dt हो कट जाएगा, तो NS अपॉन क्या हो जाएगा, NP। अब आदर्श स्थिति में क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति जो होती है द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होती है। तो यदि हम यहाँ से प्राथमिक कुंडली में लिखें तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है EI। तो यहाँ पर 2 बार EI लिखें, ये भी EI, ये भी EI। ये प्राथमिक का है तो PP लगा देना, द्वितीयक का है तो SS।
अब यहाँ से हमको ES अपॉन EP इस तरह का सूत्र लाना है। तो ये ES अपॉन EP इधर कर देंगे तो IP अपॉन क्या हो जाएगा IS। अब यदि कुंडली का प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो, तो यहाँ पर हम इसको ES को VS भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब हम ये समीकरण 3 को और समीकरण 4 को यदि हम इसको मिला दें तो हमारे पास इस तरह का एक सूत्र बन जाएगा। आप VS भी लिख सकते हो, ES भी लिख सकते हो, जैसा एग्ज़ाम में लिखा आए उस तरह से आप इसमें कर सकते हो। अब इसी में परिणमन अनुपात का सूत्र है। तो ये परिणमन अनुपात का सूत्र NS अपॉन NP होता है। इसको R भी लिखा जाता है, K भी लिखा जाता है, आप चाहें तो जो भी लिख सकते हैं। चाहो तो परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं, जो 19वां प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। अब अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सिद्ध किए कि μ-1 अपॉन R इक्वल टू μ अपॉन V -1 अपॉन U। तो इस प्रश्न को हमको ध्यान देना है, ये सिर्फ गोलीय पृष्ठ भर नहीं लिखा है, इसमें यह भी लिखा है कि ये अवतल है कि उत्तल है। जनरली जो अभी हम लोग YouTube वीडियो में डाले थे वो उत्तल वाला डाले थे, तो अवतल गोलीय पृष्ठ का कैसे निकालेंगे उसको देखना है। दोनों सेम ही होते हैं, केवल पृष्ठ का थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये दबा हुआ पृष्ठ हम इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं। इसके सामने एक ये वस्तु है और उसका प्रतिबिंब ये I पर बनता है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ थीटा, बीटा, अल्फा और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो कोण बना है C के साथ बनेगा, C के साथ। तो यहाँ पर ये कोण बना है, यहाँ R है, यहाँ पर क्या है I है। तो चलिए अब देख लेते हैं। माना APB एक अवतल पृष्ठ है। देखिए A, यहाँ A लिखा है। APB अवतल पृष्ठ हो गया, जिसका ध्रुव क्या हो गया P, वक्रता केंद्र C हो गया, मुख्य अक्ष PC हो गया, इसमें प्रतिबिंब I है, वस्तु O है और इस इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो इस तरह से हमको देखना है। इसमें ये आपतित किरण हो गई, यहाँ से अपवर्तित होती तो अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। इनके साथ जो कोण बनता है अल्फा बीटा थीटा कोण बनता है। तो पूरा चित्र जो है उत्तल जैसे ही है चित्र, और जो भाषा है वो भी उसी के जैसे है कि वो अवतल की जगह सिर्फ क्या लिखना है, उत्तल लिखना है, और इस तरह का चित्र बनाएंगे तो इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले स्नेल का नियम लगाना है। तो ये म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है, लेकिन इनका मान कम हो तो हम I अपॉन R लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर दें तो म्यू R बराबर क्या हो जाएगा I, ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब त्रिभुज जो है OMC में देखते हैं। त्रिभुज कहाँ हो गया, OMC। आप ढूंढ लीजिए त्रिभुज OMC। तो त्रिभुज OMC है। तो ये जो OMC है इसमें बाह्य कोण देख लेते हैं, OMC। तो यहाँ पर बाह्य कोण आपको क्या दिख रहा है, थीटा, और जो अंदर के कोण दिख रहे हैं वो क्या हो गए, अल्फ़ा, और क्या हो गया I। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो गया I प्लस अल्फ़ा। अब हमको I निकालना है तो अल्फ़ा का पक्षांतर कर देंगे तो थीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पर IMC वाला कोण देखते हैं। तो यहाँ पर IMC वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये IMC, ये IMC है, और यहाँ पर जो बाह्य कोण है वो कितना है, थीटा है, और जो थीटा है वो बीटा और R के बराबर है। तो यहाँ R प्लस बीटा है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि ये थीटा बराबर R प्लस बीटा है, क्योंकि जो बाह्य कोण होता है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर R का करेंगे तो ये थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा सूत्र आया था पहला वाला, थोड़ा सा देखेंगे ये वाला सूत्र। इस सूत्र में हम मान रख दिए हैं, म्यू की जगह म्यू लिख दिए हैं। फिर ये R है तो R की जगह R का मान थीटा माइनस बीटा। फिर ये बराबर है तो बराबर हो गया। फिर यहाँ पर I है तो I का मान कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा, तो थीटा माइनस अल्फ़ा लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर IR का मान रख देंगे। मान रखने के बाद हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये त्रिज्या ऊपर लिख गई है, तो यहाँ पर आप देखना ये फंड का कन्वर्जन की वजह से है, यहाँ पर त्रिज्या हो गया। अब चाप, तो थीटा का चाप, सबका चाप यही होगा। एक बार यहाँ पर चित्र में देखिए, यदि मुझे थीटा बताना है तो ये हो जाएगा MP बटे क्या, PC, और यदि मुझे बीटा बताना है तो MP बटे क्या हो जाएगा, PI, और यदि मुझे अल्फ़ा बताना तो MP बटे PO। यहाँ पर देखिए जो ये PC है इसका मतलब क्या है R, यहाँ जो PI है उसका मतलब क्या है V,
और यहाँ पर जो ये है ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है। और सारी दूरियां ऋण में लेना है क्योंकि इधर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक में होती हैं। तो चलिए फिर से हम उसी में चलते हैं जहाँ पर पहुँचे थे। तो सबका ये हम मान रख देंगे। यहाँ पर चाप बटे त्रिज्या के हिसाब से सारे कोणों का मान, थीटा का मान, बीटा का, ये सारा मान रख दिए। अब देखिए पीएम 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 या एमपी सभी में तो कट जाएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक, यहाँ एक, इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि जो हम चिन्ह की परिपाटी लगाएंगे तो PC का मान -r हो जाएगा, PO का मान -u हो जाएगा, वस्तु की दूरी है, और PI का मान -v है। तो यहाँ जहाँ मान है वो रख देंगे। तो देखिए इस सूत्र में हम म्यू की जगह म्यू रख दिए, PC की जगह -r रख दिए, PI की जगह -v रख दिए, PC की जगह -r रख दिए, PO की जगह -u रख दिए। इतना रखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये म्यू का गुणा करेंगे। इस म्यू का गुणा किया तो माइनस म्यू अपॉन में आ गया आर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो म्यू अपॉन भी, ये माइनस ऊपर करें तो -1 अपॉन आर, ये हो जाएगा -1 अपॉन यू। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए एक स्टेप ऐसा है कि हमारे पास इधर म्यू अपॉन भी ये वाला हम स्टेप लिख दिए हैं। इसको माइनस ले आएंगे, माइनस तो ये हो जाएगा -1 अपॉन यू निकल आएगा। और इस तरह से हम यदि इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये म्यू -1 अपॉन आर और म्यू भी अपॉन ये जो है अपवर्तन सूत्र इस तरह से आ जाएगा। तो आपको ये देखना है। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न आया था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र हमको बनाना है। आवर्धन क्षमता व्यंजक निकालना है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस तरह से हमको चित्र का निर्माण करना है। तो चित्र में देखिए यहाँ पर हम पहले ये लेंस लेते हैं, तो ये जो है अभिदृश्यक कहलाता है, ये वाला लेंस नेत्रिका कहलाता है। यहाँ की दूरी जो है ये इसके सामने वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, फिर इसका फाइनल प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। तो ये चित्र बनाने का सिस्टम आप जो है वीडियो में अलग से जो बना है उसको देख लेंगे। फिर है यहाँ पर हमको निकालना है आवर्धन क्षमता। तो इसकी परिभाषा होती अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो यहाँ पर ये बीटा है, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा होता है, को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का मतलब प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और अल्फा का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और इनका अनुपात को आवर्धन क्षमता कह देते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो ये बीटा अपॉन अल्फा हो गया, लेकिन यहाँ पर यदि अल्फा बीटा के मान कम हो तो दोनों में tan लगा देंगे, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा हो गया। अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है tan बीटा। तो आप ये देखेंगे, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला। तो इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या है a डैश b डैश, तो ये लंब लिख दिए a डैश b डैश, और इसका आधार क्या है b डैश e, तो यहाँ लिख दिए b डैश या e b डैश। इसी तरह से यहाँ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इसमें बन रहा, तो इसका जो ये है लंब है, और लंब का मान कितना है ए बी, और यहाँ पर इसका जो आधार है यहाँ पर ई लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ई। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज, दोनों tan का मान रखना है, tan बीटा का भी tan अल्फ़ा का। तो बीटा वाला बीटा के त्रिभुज में देखेंगे, अल्फ़ा वाला अल्फ़ा के त्रिभुज में देखेंगे। ये देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको जमा के लिखते हैं। तो a डैश b डैश ए बी, ये मैं पूरा उसी तरह से लिख दिया। इसको जब लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा नीचे, तो बी ई अपॉन बी ई बी डैश या बी ई डैश हो गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे, अगले स्टेप में क्या है कि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं a डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ये समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की ये होता है लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, और कर्ण बटे कर्ण, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम दो त्रिभुज देख लें फिलहाल, ऊपर फिर चित्र में चलते हैं। ये हमारे पास ए बी ओ है, और एक त्रिभुज यहाँ पर बना है ये a डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लंब बटे लंब माने ए बी बटे क्या लिख दें a डैश बी डैश, और इसका ओ बी डैश अपॉन ओ बी, आधार बटे आधार कर देंगे क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो a डैश बी डैश ए बी का मान है वो कितना हो गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो ऊपर के स्टेप में हमको क्या करना है, जहाँ ये a डैश बी डैश अपॉन ओ बी लिखा,
ए बी लिखा है उसको हम बदल देंगे ओ बी डैश अपॉन ओ बी, बाकी सारी चीज़ें उतार लेना है। अब हमको चिन्ह की परिपाटी लेना है, तो आप चित्र में देखेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं किसका कौन सा मान है और इसको फिर समझते हैं। तो इस चित्र में देखिए यहाँ पर ये ओ बी है, ओ बी का मान यू ओ है, लेंस की इधर है तो माइनस में लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ओ बी डैश है, यहाँ से यहाँ तक ओ बी डैश है, इसका मान वी हो है, प्लस में लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है बी डैश ई है, तो इसका मान यू ई है, इधर है तो माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पर जो है ये बी ई है, इसका मान इधर भी आँख के इधर है तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। तो इस तरह से यही चिन्ह की परिपाटी लगाएंगे और जो मान है उसको इसमें रख देते हैं। तो देखिए ओ बी का मान भी ओ हो जाएगा, ओ बी डैश का मान यू ओ हो जाएगा। चित्र को देख सकते हैं, बी का मान ये है, बी डैश ई का मान ये है, सब ये चिन्ह की परिपाटी से रख दिए हैं। अब यहाँ 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस तो 1 माइनस बचेगा, बाकी कट जाएंगे। तो इस तरह से ये सूत्र आ गया, ये हमारा पहला सूत्र हुआ। अब लेंस सूत्र में हम ये मान रखेंगे, लेंस सूत्र में मान रखेंगे एफ की जगह प्लस एफ ही, वी की जगह माइनस डी, यू की जगह माइनस यू, नेत्रिका के लिए रखा जाता है। तो हमारा जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर f की जगह f ही लिख दिए हैं, यहाँ पर v होता है तो माइनस डी लिख दिए हैं, यहाँ पर u होता है तो माइनस यू ही लिख दिए हैं। आगे के स्टेप में देखेंगे तो ये ऐसे आ गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, यदि हम d का गुणा कर दें तो देखिए यहाँ d का गुणा करें तो d आ गया, इसमें d का गुणा करेंगे तो डी कट के -1 हो जाएगा, इसमें d का गुणा करेंगे तो d/u हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस -1 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + d/f ही, या d/u ही बचेगा अपना, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है ये देखिए, यह समीकरण एक यम की जगह यम रख देंगे, ये फिर ये देखिए -v/u है, ये पूरा रख देंगे, और d/u है तो उसकी जगह d/u का मान रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार अच्छे से देखिए, इसमें जो है d/u हटाएंगे और d/u की जगह ये रख देंगे समीकरण 1 में। तो इस तरह से हमको एक सूत्र मिल जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, संयुक्त सुगमदर्शी की आवर्धन क्षमता। और यहाँ पर नली की लंबाई जो होती है वो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर नली की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से VO हो गया और यहाँ से यहाँ UE हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, नली की लंबाई निकल आएगी। अब चलिए 20वां प्रश्न है। इतना छोटा प्रश्न जो है बड़े अंक में दे दिए हैं, पर समझिए इसको, देखते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो तरंगाग्र क्या है, माध्यम में किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है, तरंगाग्र। तरंगाग्र के प्रकार की बात करते हैं तो ये एक होता है गोली तरंगाग्र, फिर होता है बेलनाकार तरंगाग्र, और फिर होता है समतल तरंगाग्र। तो यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो, बिंदु जैसा हो, और दूरी कैसी हो, सीमित हो, तो बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बना तरंगाग्र गोली तरंगाग्र कहलाएगा। फिर रेखावत स्लिट, प्रकाश स्रोत रेखा जैसे हो या बेलनाकार हो तो सीमित दूरी पर बना तरंगाग्र क्या होता है, बेलनाकार तरंगाग्र। और किसी प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर, फिर प्रकाश स्रोत कैसा भी हो, यदि दूरी असीमित है तो उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, ये इसके चित्र बनाना है। यहाँ पर ये गोली तरंगाग्र का है, ये समतल तरंगाग्र का है, ये बेलनाकार तरंगाग्र का है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न था, इस प्रश्न को भी समझते हैं। ये हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर चित्र देखिए, इसका अलग से वीडियो भी पड़ा है तो उसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपतित किरण है, ये जो आ रही है, यदि हम इस पर लंब खींच दें तो उसका क्या कहलाता है, तरंगाग्र। ये हम लंब खींच दिए, तो इस तरह से यहाँ पर लंब खींच देंगे। इसी तरह से ये जो है अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब परावर्तित किरण में इतनी दूरी हम नापेंगे BC के बराबर, क्योंकि एक माध्यम में बराबर दूरी, और इसमें चाप काट करके हम इसको मिला देंगे। तो E को C से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये जो बनेगा ये परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। तो इस तरह से हमको बनाना है। बनाने के बाद हमको इस चित्र के बारे में लिखा है कि माना AB आपतित तरंगाग्र है, प्रकाश की चाल यदि V है तो T समय में चली गई दूरी VT होगी। अब हम क्या करेंगे, A को क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे, VT को त्रिज्या मानेंगे, इसका मान भी VT है, V2 को त्रिज्या मानकर कौन सी किरण में ये जो जा रही है, ये इसका नाम है परावर्तित किरण में चाप काटेंगे, और इस चाप
इसके कटान बिंदु को इससे मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगी। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक हो गया AEC, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा ABC। तो दोनों त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण, माने AEC और ABC ये कितने के 90, तो 90 लिख दिए। AC दोनों में ये जो ये भुजा है A से लेकर C तक दोनों की है, तो यहाँ पर AC क्या कहला, उभयनिष्ठ। और जो BC है उतनी ही दूरी में क्या है, AE है, क्योंकि ये दोनों वेग और समय का गुणा करने पर चाल है, वो दूरी है, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी दोनों में बराबर होगी उतने ही समय में, तो ये निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में इतनी सारी चीज़ें बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। कौन सी नियम से, RHS सर्वांग समता से। तो जब सब चीज़ बराबर तो I और R का मान भी बराबर होगा, अतः आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से ये अर्धवार्षिक पेपर का हल समाप्त होता है। इसी तरह के प्रश्न पत्र आगे आएंगे तो देखेंगे। आप इनको अच्छे से समझने के लिए अलग अलग टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।